आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होते हैं। तो डिफाइन हम ऐसे करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। किसी भी सिंगल एटम के वैलेंस शेल से, आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होगी उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसकी एग्जांपल लाइक सोडियम एटम है हमारे पास। सोडियम एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए फिर हमें 496 किलो जूल अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम को सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 496 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है। अभी हम देखें अगर कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, तो बेसिकली हमारे पास 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। अब पहले नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास एटॉमिक रेडियस, फिर उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस का क्या इफ़ेक्ट है आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो एटॉमिक रेडियस, स्मॉलर द एटॉमिक रेडियस हायर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, यानी एटॉमिक रेडियस जितना कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हैं तो कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ अगर हम लोग जाएं तो हम देख सकते हैं कि लाइक छोटे एटम्स जो हैं, हम बात करें अगर हीलियम एटम की, तो हीलियम के एटम के अंदर उसको अगर हम देखें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और वो न्यूक्लियस के बहुत करीब हैं। एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो हीलियम के एटॉमिक रेडियस बहुत कम है, जबकि फ्रांसियम को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा एटम है और उसके एटॉमिक रेडियस भी बहुत ज़्यादा है। अब हम इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें आयनाइजेशन एनर्जी का, तो हम देखते हैं कि जो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज़ 2370 किलो जूल पर मोल, और जबकि अगर हम देखें फ्रांसियम की आयनाइजेशन एनर्जी तो ये है 392 किलो जूल पर मोल, यानी 392 किलो जूल ऑलमोस्ट 393 हो जाएगा, 0.8 किलो जूल अगर हम राउंड ऑफ करें। तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है फ्रांसियम के मुकाबले में। उसकी वजह क्या है कि हीलियम का एटॉमिक रेडियस अगर हम देखें तो हीलियम का एटम बहुत छोटा सा एटम है और एटॉमिक रेडियस बहुत कम है। जब इसका एटॉमिक रेडियस कम था तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास बहुत बड़ी आई है, जबकि फ्रांसियम का एटॉमिक रेडियस तो बहुत बड़े लेकिन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम आई, जो कि हमने देख लिया 392.8 किलो जूल पर मोल है। अब अगर हम बात करें सेकंड फैक्टर की, तो ये है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम देखें कि न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्ट करते हैं, तो व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द अट्रैक्शन फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज and more energy is required to remove an electron. This means that the ionization energy increases. जब हम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे, जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस को होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। अब इसकी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात एग्जांपल देखें तो हमारे पास 2 एटम हैं, एक हाइड्रोजन के एटम आ गया और एक हीलियम के एटम आ गया। अब हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज में एक ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि हीलियम के एटम के अंदर 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं।
मीन हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज कम है और हीलियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ये दोनों एटम हमारे पास फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब हम जब लेफ़्ट और राइट मूव करते हैं तो हाइड्रोजन एक छोटा एटम है जिसके अंदर से न्यूक्लियर चार्ज कम है, 1 प्रोटॉन है, जबकि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज मीन ज़्यादा है। तो अब हम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अगर कंपैरेटिवली देखें तो हाइड्रोजन की आ रही है हमारे पास 1312 किलो जॉल पर मोल, 1312 किलो जॉल पर मोल आ रही है। और अगर हम हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो हीलियम के न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है 2370 किलो जॉल पर मोल। तो हमें यहाँ पर एक वाज़ेह इंक्रीज़ नज़र आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में कि हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो हीलियम का एटम है उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, 2 प्रोटॉन है, मीन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियर चार्ज कम है, 1 प्रोटॉन है, जबकि दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल है क्योंकि दोनों के अंदर एक शेल पाए जाते हैं। तो अब हमें न्यूक्लियर चार्ज का यहाँ पर इफेक्ट समझ आ गया कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पर, और उसके रिज़ल्ट में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जो कि हमने इधर देख लिया हाइड्रोजन और हीलियम की एग्जांपल से। अब नेक्स्ट देखते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट का क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो हायर द शील्डिंग इफ़ेक्ट लोअर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, यानी जितना शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब हम थोड़ा सा देखें कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है उसे हम शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ इनर इलेक्ट्रॉन पे। जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, और जितने इनर इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना ही शील्डिंग इफ़ेक्ट कम होगा। अब अगर हम शील्डिंग इफ़ेक्ट की एग्जांपल देखें तो शील्डिंग इफ़ेक्ट डिफरेंट एटम में डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब हमारे पास हीलियम के एटम है, तो हीलियम के एटम के अंदर अगर हम इनर इलेक्ट्रॉन के देखें तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, मीन इनर इलेक्ट्रॉन हीलियम के केस में ज़ीरो है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में हाइल नहीं हो रहा। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो हम देखते हैं कि अब इसका इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन कम है, मीन शील्डिंग इफ़ेक्ट बहुत कम है, ज़ीरो है। तो हम इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखते हैं कि कितनी आती है। तो हीलियम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2370 किलो जॉल पर मोल, एक बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है हीलियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की, दैट इज़ 2370 किलो जॉल पर मोल हीलियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें कि हमारे पास एक एटम है, फ्रांसियम का एटम है, जो कि बहुत बड़ा एटम है और उसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा 86 इनर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास इसकी बहुत कम आ रही है। अब हमारे पास ये सामने हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि हीलियम के अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज़ीरो है, मीन शील्डिंग इफ़ेक्ट बहुत कम है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आई है, बहुत बड़ी वैल्यू आई है। जबकि फ्रांसियम के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट फ्रांसियम का बहुत हाई है, और जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी उसकी बहुत कम आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जितना शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जितना शील्डिंग इफ़ेक्ट कम होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसा कि हमने हीलियम और फ्रांसियम के केस में देख लिया। अब चौथा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमें स्टेबल ऑर्बिटल की पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल ऑर्बिटल होगा उतना ही उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मीन ज़्यादा एनर्जी होगी। जो जितना ज़्यादा स्टेबल है उसकी उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी,
और जो ऑर्बिटल जितने कम स्टेबल हैं उतनी उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब हम अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। दूसरे नंबर पे उससे कम स्टेबल होते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और तीसरे नंबर पे जो सबसे कम स्टेबल होते हैं वो होते हैं पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल। सबसे ज़्यादा स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड, उसके बाद हाफ फिल्ड और उसके बाद पार्शियल फिल्ड। और हमने एक बात की अभी कि जितना ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, मीन उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब हम अगर इस बात को समझने के लिए अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का जो चार्ट आ रहा है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी हमने कहा था कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है, तो लिथियम से नियॉन की तरफ हम जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी में एक सडन इंक्रीज़ नज़र आ रही है, फिर जिसके बाद हमें डिक्रीज़ नज़र आते हैं। तो इन पॉइंट्स में सबसे पहले आ जाते हैं ये बेरिलियम। अब बेरिलियम में अगर हम देखें तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सडनली बहुत हाई हो रही है, और उसके बाद बोरान की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम आ रही है। अब हमने ये देखने की इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह अगर हम देखते हैं तो एलिमेंट बेरिलियम जो है वो हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइप ऑफ NS2 इन विच ऑर्बिटल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, देयरफॉर इट हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात करें बेरिलियम की तो बेरिलियम का NS2 जो है 1s2 एंड 2s2, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मीन s कंप्लीट हो गया। हमारे पास ये जो बेरिलियम का एटम है इसके अंदर s ऑर्बिटल कंप्लीट है। अब ये s ऑर्बिटल कंप्लीट होने की वजह से ये हमारे पास कम्प्लीटली फील्ड में आ गया। तो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हमने कहा था बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और इसकी हाई स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना बेरिलियम से बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एबनॉर्मली हाई है ट्रेंड के अंदर। फिर अगर हम बात करें इसी पीरियड के अंदर तो सेकंड नंबर पे हमारे पास नाइट्रोजन आ रहे हैं, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी अगेन से एबनॉर्मली हाई है। अब एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन पोजेस configuration of the type NS2 and PX1, PY1 and PZ1. In these electronic configuration, the p orbital belong to the valence shell are exactly half filled. Therefore, these elements show higher ionization energy. तो अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का जो केस आ रहा है वो है हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। नाइट्रोजन का p जो है वो हाफ फिल्ड है। नाइट्रोजन के पास टोटल जो होते हैं हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में आ रहे हैं। तो अब 2p में मैक्सिमम 6 आ सकते थे, बट इसमें है 3, इसका मतलब है ये हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमने कहा था वो भी स्टेबल होते हैं पार्शियल के मुकाबले में। तो इसी वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का एटम है उसका ऑर्बिटल जो लास्ट ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी एबनॉर्मली हाई है। तो ये हमारे पास हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग